हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना एजुकेशन एंड सोसाइटी का असाइनमेंट फर्स्ट ईयर का, जो कि हमें मिला था सोशल चैलेंजेस इन आवर सोसाइटी के ऊपर बनाने के लिए। ये हमारी जो एजुकेशन एंड सोसाइटी का यूनिट 1 है उसमें से हमें बनाने को मिला था। तो उसी के ऊपर मैंने अपना असाइनमेंट्स बनाया था, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो असाइनमेंट के स्टार्टिंग के पेज पे मैंने लिखा है इंडेक्स। इसके अंदर जो भी आप असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, आप कोशिश करो कि आप उसको सभी को इस तरीके से इंडेक्स में मेंशन कर दे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे टीचर्स बिजी होते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा असाइनमेंट्स आपका चेक कर पाए। तो ऐसा ना हो कि आपने बहुत मेहनत करी और सिर्फ एक चेक ना होने की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएं। तो इसीलिए आप पहले ही इंडेक्स में सब कुछ अपना मेंशन कर दो। जिस तरीके से मैंने देखो पॉइंट्स टॉपिक लिखा हुआ है, फिर टॉपिक के अंदर जो मैंने सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको भी मैंने प्रॉपर्ली मेंशन किया है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। आप कोई भी असाइनमेंट बनाने से पहले उसका एक बार शेड्यूल कर लें कि आपको उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, और देन फिर जब आप असाइनमेंट उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं तो असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद ही अपना इंडेक्स बनाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम असाइनमेंट बनाते टाइम उसमें बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी इंक्लूड कर देते हैं, तो वो इंडेक्स में फिर रह जाती हैं। इसीलिए आप उसको बाद में बनाएं। लास्ट में जब आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आपको कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी ज़रूर लिखनी होती है। आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें भी आपको आंसर में कंक्लूजन जरूर लिखना होता है। कंक्लूजन के बिना कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट होती है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा असाइनमेंट में मैंने सबसे ऊपर अपनी हेडिंग लिखी है जिसके ऊपर मुझे असाइनमेंट बनाना था। देन मैंने एजुकेशन की मीनिंग लिखी है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। उसके अंदर मैंने पूरा ऐसा पैराग्राफ की तरह लिखा है। बट कोई भी टीचर आपका पैराग्राफ नहीं पढ़ती है, ये तो आपको भी पता है। इसीलिए अपनी जो मेन लाइन है या मेन वर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर दें ताकि टीचर का फोकस उस पर जाए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक अलग पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। मैं इस असाइनमेंट की फोटो आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देन मैंने यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स की डेफिनेशन लिखी है कि उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एजुकेशन को लेके। आप एग्जाम टाइम पे भी कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आप किसी भी चीज़ को अगर डिफाइन कर रहे हैं, आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो कोशिश करो कि किसी दो राइटर्स या साहित्यकारों की डेफिनेशन आप जरूर लिखें। उससे आपका आंसर थोड़ा अच्छा लुक देता है। उसके बाद मैंने इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन लिखा है कि हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है। देन मैंने यहाँ बात की है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की। मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बाद मैंने बात की है नेचर ऑफ एजुकेशन की। एजुकेशन शिक्षा का क्या नेचर है, इसके अंदर मैंने पॉइंट वाइज अपनी सारी चीज़ों को मेंशन किया है। क्योंकि पैराग्राफ टीचर पढ़ती नहीं है, तो कोशिश करो कि आप भी अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखें। क्योंकि कई बार टीचर हमारी हेडिंग को देख के समझ जाती है कि बच्चे ने पॉइंट्स के अंदर क्या लिखा है, तो ये आपके असाइनमेंट को एक बेटर लुक भी देता है। देन नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज अ प्रोसेस। एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। Then, education is the purposeful process. Education is continuous of lifelong process. Education is a process of individual development. Education is a dynamic process. At last point है, education is theoretical as well as practical in nature. तो मैंने सारे पॉइंट्स अपने जो भी पॉइंट्स थे मैंने पॉइंट्स में लिखा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे उसको फ्लो चार्ट में भी बनाया है। इस असाइनमेंट के अंदर मैंने आपकी एजुकेशन एंड सोसाइटी की पूरी फर्स्ट यूनिट कवर की है, तो आप इस असाइनमेंट को एज अ नोट्स भी ले सकते हो। नेचर ऑफ एजुकेशन के बाद मेरे नेक्स्ट पॉइंट जो लिया है वो है एजुकेशन एंड सोसाइटी, भाषा और समाज। कह सकते हैं शिक्षा और समाज भी, कि शिक्षा क्या होती है और समाज क्या होती है और इनका इंटर रिलेशन क्या है। तो अपने असाइनमेंट को और बेटर दिखाने के लिए मैंने शुरुआत की है कोटेशन से। उसके बाद मैंने अपने पॉइंट्स रखे हैं, जो भी मेन पॉइंट्स थी जिनको मैं हाईलाइट करना चाहती थी। आप देख सकते हो मैंने ब्लैक पेन से लिखे हैं, तो आप भी इस तरीके से लिखोगे तो वो ज्यादा और भी अट्रैक्टिव लगेगा। देन जैसे सेम मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कुछ स्कॉलर्स की डेफिनेशन जरूर लिखें। असाइनमेंट के स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी मीनिंग ऑफ एजुकेशन की, तो अब यहाँ पे मैंने बात की है मीनिंग ऑफ सोसाइटी की, कि समाज क्या होता है। समाज हमारे ही लोगों के द्वारा बनाया हुआ होता है। इसमें अलग अलग लोगों के कल्चर्स होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं।
देन उसके बाद मैंने रिलेशनशिप की बात की है कि एजुकेशन एंड सोसाइटी का क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। इसके बाद आता है एजुकेशनल रोल ऑफ सोसाइटी। पहले की तरह मैंने इस टॉपिक को भी पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ सोशल आइडियाज ऑन द आइडल्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस कंडीशंस, इम्पैक्ट ऑफ सोशल थॉट्स। इसमें मैंने बस यही कहने की कोशिश की है कि समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी मेंटेलिटी, उनकी थिंकिंग, उनकी राजनीतिक कंडीशन, आर्थिक कंडीशन, उनकी धार्मिक कंडीशन, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब किसी न किसी तरीके से सोसाइटी को इफेक्ट ज़रूर करती हैं। लास्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंज। इसके बाद ड्यूटीज ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन, कि समाज की शिक्षा के प्रति क्या ड्यूटीज हैं उनके बारे में मैंने लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल। एक बेहतर समाज तभी बन सकता है तब वहाँ पे अच्छे स्कूल्स हों ताकि लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए। शिक्षा के बिना एक समाज ना ही विकसित हो सकता है, ना ही एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकता है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, provision of academic and cultural education, provision of adult education. Last point है seeking cooperation for other agencies. ड्यूटीज के बाद बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। देखो, एजुकेशन अगर किसी भी सोसाइटी की एजुकेशन अगर अच्छी है तो ऑब्वियसली वो सोसाइटी भी डेवलप करेगी और अच्छी होगी। अगर किसी सोसाइटी के लोग ही एजुकेटेड नहीं हैं तो सोचो वो सोसाइटी ही कैसी होगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक दूसरे को वो करती हैं कि अगर एक जगह कुछ भी इफेक्ट होता है तो वो दूसरे को भी कहीं ना कहीं पे इफेक्ट जरूर करती हैं। तो इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट, अवेकिंग ऑफ सोशल फीलिंग्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोशल चेंज। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा सोशल रिफॉर्म्स एंड सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट, रोल ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मैंने नए हेडिंग स्टार्ट की है, नया टॉपिक स्टार्ट किया है, तो उसको मैंने हाईलाइट किया है। किस लिए? क्योंकि ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये उसी एजुकेशन एंड सोसाइटी के अंदर सब टॉपिक्स है जिनके बारे में मैंने पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है। तो रोल ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी में फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है प्रिजर्वेशन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, डेवलपिंग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, fulfillment of social needs, improvement of curriculum, development of creative powers, as is the society, so shall be its education. नेक्स्ट मैंने बात की है मेजर सोशल प्रॉब्लम्स की, जिनके बारे में हमें मेनली असाइनमेंट बनाना था। बट जब भी आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आपको उसका इंट्रो, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको उसको देना पड़ता है। सोशल प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है? हमारे समाज में हो रही है, हमारी सोसाइटी में हो रही है। तो आप इसको जब डिस्क्राइब करोगे तो उससे पहले आपको सोसाइटी को डिस्क्राइब करना होगा कि सोसाइटी क्या है, एजुकेशन क्या है। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एंटी सोशल बिहेवियर, पॉवर्टी, ड्रग एब्यूज़ और अल्कोहल एब्यूज़, इकोनॉमिक डिप्रेशन, पॉलिटिकल करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, सेक्सुअल एब्यूज़, स्ट्रेस, एनिमल एब्यूज़। देखो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी मोस्टली मुझे सोशल प्रॉब्लम्स लगी मैंने सारी यहाँ पे पॉइंट्स की हैं। बट आप अपने अकॉर्डिंग आप जितनों को भी डिस्क्राइब करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैंने जो फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम ली है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। देन मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने अनएम्प्लॉयमेंट्स के एलिमेंट्स बताए हैं। उसके बाद मैंने टाइप्स की बात की है। मैंने टाइप्स में सारे अनएम्प्लॉयमेंट्स के जितने टाइप्स है सारे एक बार मेंशन कर दिए हैं। देन मैंने उसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मेरा फिर असाइनमेंट्स बहुत लंबा हो जाता। देन उसके बाद मैंने कॉजेज़ की बात की है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो उसमें आ जाएगा पर्सनल फैक्टर्स, इसमें डिफीट्स इन कैरेक्टर, फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल और मॉरल डिफिशियंसी ऑफ द लेबर्स, मेंटल इलनेस, एक्सीडेंट, एज फैक्टर, इलनेस, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स, लिमिटेड लैंड, सब डिवीजन ऑफ लैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन अब हमने बात कर ली कॉजेज़ की, तो अब उसके रेमेडियल मेजर्स की, हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं इंडिया में। तो मैंने उसी के बारे में बात की है। तो उसमें मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम लिखा है पॉपुलेशन। हमारी कंट्री की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसकी वजह से यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है।
नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिया है वो है प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, जैसे प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ फिशर्स, फॉरेस्ट एंड एनिमल हस्बेंड्रीज, encouragement of cottage and household industries, encouragement from growing commercial crops, attractive local programs and projects। थर्ड पॉइंट मैंने लिया है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अगर लोगों की एजुकेशन बेटर होगी तो उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 5 ईयर प्लान्स और अदर स्कीम एंड प्रोग्राम्स, जिसके अंदर गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स निकाली गई हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, उसके बारे में मैंने बात की है। नीचे मैंने सब गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को ऐसे बॉक्स बना के उसको फ्लो चार्ट से मैंने ऐसे किया है। यहाँ पे मैंने मेनली सिर्फ 2 ही की बात की है क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा था नहीं। बट जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है कि आप अपने पॉइंट सारे मेंशन ज़रूर करें, डिस्क्राइब चाहे 1 करे 2 करे, वो टोटली आपकी चॉइस है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन सारे स्कीम्स और योजना जितनी भी गवर्नमेंट ने की हैं सबको मेंशन किया है। नेक्स्ट मैंने उन स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में से कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी उनको मैंने हाईलाइट किया है और उनके बारे में मैंने 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले मैंने जिसके बारे में लिया है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। नेक्स्ट है नेशनल करियर सर्विस। थर्ड मैंने लिया है सक्षम और राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट एंड एडोलसेंट्स बॉय। नेक्स्ट सब हेडिंग मैंने ली है रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड। तो इसमें मैंने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं आप देख सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद मैंने जो सेकंड मेजर इशू लिया है वो है ओवर पॉपुलेशन। आई थिंक मुझे इसको फर्स्ट पे रखना चाहिए था, बट अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवर पॉपुलेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो पॉपुलेशन का तो आप भी अंदाज़ा लगा ही सकते हो, आप भी बसेस, मेट्रो, इनफैक्ट हर जगह जहाँ भी आप देखते हो वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा भीड़, गैदरिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो उसी के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट अगेन मैंने यहाँ पे कुछ विद्वान स्कॉलर्स की उनकी अपनी डेफिनेशन लिखी है। इस वाले इशू में मैंने अपने टॉपिक को, ओवर पॉपुलेशन के टॉपिक को पॉइंट्स में पूरे को डिस्क्राइब किया है और पॉइंट्स के अंदर जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसे ब्लैक पेन से लिखा है और जो भी उसमें मेन वर्ड, 1 वर्ड जो इम्पोर्टेंट लगा जिसकी मैं उस पॉइंट में बात कर रही हूँ उसको मैंने ऐसे हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है। तो आप देख सकते हो ओवर पॉपुलेशन के मेन कॉजेज भी मैंने यहाँ पे बता दिया क्यों होता है। ये सारा आपकी बुक में दिया हुआ है। मैंने पूरा असाइनमेंट आपकी बुक से बनाया है। इसके अलावा मैंने कुछ गूगल साइट्स का भी यूज़ किया है, मैं उनको भी आपको बता दूंगी या फिर मैंने लास्ट में बिब्लियोग्राफी में मेंशन किया है। मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप जो भी असाइनमेंट बना रहे हो आप वो कहीं से भी, अगर आपने कोई सोर्सेज आपके जो भी हैं आप उसको लास्ट में मेंशन ज़रूर करें। लाइक मैंने यहाँ पे कॉजेज देखो, जैसे यहाँ पे 2 बेबी नॉर्म पर कपल का होना चाहिए तो उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब आप लोगों को भी दिख रहा है कि अगर ये पूरा ब्लू पेन से लिखा होता तो वो सारा सेम सा ही लगता, बट मैंने मेन वर्ड्स को ब्लैक पेन से लिखा है इसीलिए वो हाईलाइट हो रहा है, अलग से आप उसे देख पा रहे हो। वासुदेवा कुटुंबकम, विच मीन्स द वर्ल्ड वाइड इज अ फैमिली। उसके बाद मैंने कुछ डाटा भी अपने असाइनमेंट में इंक्लूड किया है। ये छोटी छोटी चीजें क्या है आपके असाइनमेंट को अच्छा दिखाती हैं दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में। देखो आप किसी भी इश्यू के बारे में अगर बता रहे हो तो आई थिंक वो डाटा के बिना वो इनकम्प्लीट है, आप उसमें डाटा जरूर इंक्लूड करें। मीनिंग इंट्रोडक्शन के बाद मैंने बात की है इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन की। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किसी को नहीं किया है, मैंने सिर्फ पॉइंट्स में उनको मेंशन कर दिया है। उसके बाद Why India needs population control bills। इसमें भी मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ पॉइंट्स में मेंशन किया है, अदरवाइज मेरा असाइनमेंट बहुत लंबा हो जाता है। ये अभी 44 पेजेस का असाइनमेंट है, माय गॉड। देन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2019 के बारे में मैंने यहाँ पे बात की है। The Population Control Bills 2019 is proposed bill introduced by the Rajya Sabha in July 2019 by Rakesh Sinha.
The purpose of the bill is to control the population growth of India. The proposed bill was signed by 125 members of parliament. On 7 February 2020, the Constitution Bill 2020 was introduced in the Rajya Sabha by Anil Desai, a Shiv Sena. Desai proposed to amend the Article 47A of the Constitution of India to state, the state shall promote small family norms by offering incentive in tax, employment, education, etc. to its people who keep their family limited to 2 children and shall withdraw their taxation from deprive such incentive to those not adhering to small family norms to keep the growing population under control. उसके बाद मैंने बात की है सम फैक्ट्स अबाउट पॉपुलेशन। इसके अंदर मैंने कुछ आई थिंक 10 या 5 मैंने कुछ फैक्ट्स जो ओवर पॉपुलेशन से रिलेटेड है हमारे इंडिया में उनके बारे में मेंशन किया है। थर्ड मेजर इशू जो मुझे अभी करंट टाइम पीरियड में लगता है वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन की वजह से हमारी पूरा वर्ल्ड एक तरीके से स्टॉप हो गया, सारी चीज़ें रुक गई थी जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो उसी को मेरे को लगता है कि इस टाइम पे वो एक सबसे बड़ा इशू है, तो उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। स्मॉल इंट्रोडक्शन के बाद मैंने गवर्नमेंट एक्शंस के बारे में बात की है कि गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी जो खराब हो गई थी, लो हो गई थी, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान। वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, सारे ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इसको असाइनमेंट के लास्ट में भी इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब जरूर किया है। उसके बाद गवर्नमेंट फिलॉसफी, तो मैंने डेट वाइज सारी चीज़ें मेंशन की है। 21 मार्च देन 11 मार्च को वो मोदी जी ने कहा था जान भी और जहान भी। उससे पहले उन्होंने कहा था कि जान है तो जहान है, बट उसके बाद उन्होंने अपने स्पीच में नेशन को बोलते हुए कहा था कि जान और जहां भी। देन 14 अप्रैल, 11 मई, 12 मई। लॉकडाउन के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी इकोनॉमिक से कंडीशन को थोड़ी बेहतर करने के लिए बहुत सारे बिल्स भी पास किए थे, बजट्स भी पास किए थे, जिनको हम आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज बोल सकते हैं। तो उन जितने भी उसमें मनी दी गई थी उनको भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान लगता है, तो मैंने उसको यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है। मेड इन इंडिया, then economic package, then change in FDI policy, next alternative to China, economic situation, इसके बाद मैंने बात की है प्री पैंडेमिक स्लो डाउन की। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसीलिए मैं बहुत स्लोली शूट कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं फोटोज भी वीडियो के एंड में डाल दूँ। उसके बाद प्री पैंडेमिक स्लो डाउन के बाद मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक लिया है वो है सेक्टरल इम्पैक्ट। इकोनॉमिक कोविड-19 का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ने के साथ साथ अलग अलग सेक्टर्स पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देन इकोनॉमिक रिकवरी, हमारी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जितने भी गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फोर्थ इशू जो मैंने लिया है वो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को पता है कि कोविड-19 का एजुकेशन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। सारे कॉलेजेस, सारे यूनिवर्सिटी, स्कूल सब कुछ बंद हो गया। बहुत सारे लर्नर्स, यहाँ पे मैंने मेंशन किया 32 करोड़ लर्नर्स इधर उधर जाने बंद हो गए, स्कूल जाना सबका बंद हो गया, सब लोग घर में रह गए। ये उनकी एजुकेशन को बहुत ही इफेक्ट हुआ है। इसकी वजह से एजुकेशन में एग्जाम्स वगैरह जितने भी एडमिशन्स थे सब कुछ डिले हो गया है।
बट स्टिल हमारी जो एजुकेशन थी उसको एक नया मोड मिला है, न्यू एरा, जैसे न्यू एरा ऑफ डिजिटल मॉडल। शायद लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं आता, तो आज जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एजुकेशन ले रहे हैं वैसे शायद नहीं कर पाते। यहाँ पे मैंने अलग अलग ऐप्स के बारे में बात किया, तो उसको मैंने ऐसे बोल्ड करके लिखा है। ये जूम, गूगल मीट, फेसबुक, यूट्यूब, स्काइप, इसके अलावा और भी ऐप्स, प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से हमारी क्लासेस हो रही हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। देन मैंने कुछ ऐप्स के लोगो यहाँ पे बनाए हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के भी दो पहलू हैं, अच्छे और बुरे। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिया है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिया है, क्योंकि कोविड लॉकडाउन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुए उनके साथ साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए। जैसे हमारा इतना पॉल्यूशन होता था वो पॉल्यूशन भी क्लीन हो गया है। रेयरली जो बर्ड्स थी जो नहीं दिखती थी, जो एक तरीके से लुप्त हो गई थी, वो भी देखने को मिली है। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे हुए हैं, तो वही सब मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बाद मैंने लिए हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में है एजुकेशनल एक्टिविटी हैम्पर्ड, जैसे कि मैंने बताया क्लासेस वगैरह सब कुछ रुक गया, पूरा एकेडमिक उनका अटक गया था। इम्पैक्ट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट्स, अनप्रिपेयर्ड टीचर्स एंड स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो टीचर्स को भी इतना नॉलेज नहीं था, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कैसे हम क्लासेस ले सकते हैं। और शायद जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर कोविड नहीं होता तो शायद अब भी हमें इतनी नॉलेज नहीं हो पाती। इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू एजुकेट देयर किड्स, अब टीचर्स तो है नहीं, अब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। लॉस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्कूल क्लोजेस, पहले मिड डे मील बच्चों को मिलता था, अब स्कूल बंद हो गए तो मिड डे मील कहाँ से बच्चों को मिलेगा, तो इसकी वजह से उनके अंदर न्यूट्रिशन की भी कमी हो गई है। लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑनलाइन क्लास में बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिलती है बट प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को नहीं मिल पाती। जैसे जो बीटेक वाले बच्चे हैं, पैरामेडिकल के बच्चे हैं, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पा रही है, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद मैंने यहाँ सजेशंस लिखे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं पैंडेमिक की वजह से जो भी इफेक्ट हमारी एजुकेशन में पड़ा है उसको ठीक करने के लिए जो सुझाव जो होना चाहिए वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। लास्ट एंड फिफ्थ इशू जो मैंने लिया है वो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। जैसे मैंने आपसे पहले कहा है, कोविड-19 के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं, तो मैंने ये एक तरीके से नेचर के लिए ब्लेसिंग्स फॉर नेचर है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे लिखा है। इससे हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो थी उसमें काफ़ी सुधार आया है, पॉल्यूशन भी कम हो गया है। तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी मैंने उन सबको इंक्लूड किया, जैसे एयर क्वालिटी, हम कह सकते हैं पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की बात की है कि एयर पॉल्यूशन पहले कैसे था और कोविड-19 के बाद कितना उसमें पॉजिटिवनेस दिखी है वो चीज़। देन इफेक्ट्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी, कि इसका बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एडल्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद मैंने इसके कंट्रोल मेजर्स की बात की है कि क्या क्या गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2016 द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल प्रपोज दिस मेजर टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। Delhi schools will remain shut. No construction work and demobilization work will take place in Delhi. All diesel generator sets have been banned. तो ये जितनी भी मेन चीज़ें थी पॉइंट्स के अंदर भी मैंने उनको ब्लैक पेन से लिखा है। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर फॉर रोड्स विल स्टार्ट, वाटर स्प्रिंकलिंग। मतलब वन वर्ड में अगर आपका पूरा पॉइंट डिस्क्राइब हो रहा है तो उस ऐसे वन वर्ड को आप हाईलाइट करके लिखें। देन कॉजेज ऑफ पुअर एयर क्वालिटी, क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ
कोविड-19 लॉकडाउन के फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया था एयर पॉल्यूशन, उसके बाद मैंने लिया है कोविड-19 इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये कटिंग है, तो उसको मैंने इस पे लिखा है। देन इफेक्ट्स ऑन वेजिटेशन, इफेक्ट्स ऑन वाटर क्वालिटीज। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में यमुना रिवर पहले इतनी गंदी थी, उसमें इतना पॉल्यूशन था, अब वो बहुत ही साफ कहीं कहीं पे देखने को मिली है। और सिर्फ यमुना ही नहीं, यमुना के अलावा बहुत सी रिवर्स हैं जैसे गंगा, गौतमी, चंबल, माही, जो साफ हो गई हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कोविड-19 का हमारे नेचर पर, तो इसीलिए मैंने इसको ब्लेसिंग्स फॉर नेचर कहा है। एट लास्ट मैंने कंक्लूजन लिखा है। आप कोई भी असाइनमेंट्स, आंसर, आप कुछ भी लिख रहे हो तो उस पूरे असाइनमेंट को कंक्लूड करके लास्ट में ज़रूर लिखें। अब आप बोलोगे कि ये कैसे लिखना है? सिंपल कुछ नहीं, आपने जो भी अपने असाइनमेंट में लिखा है, बताया है, उसको कम करके बोलते उसका निचोड़ एक तरीके से आप अपने कंक्लूजन में लिखें, ताकि अगर कोई टीचर आपका कंक्लूजन भी पढ़े तो उसको एक छोटा सा आइडिया हो जाए कि आपका असाइनमेंट क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। देन रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, कि मैंने असाइनमेंट कहाँ से रेफरेंस लिया है, कहाँ से मैंने हेल्प ली है, कौन कौन सी साइट्स हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जैसे ये मैंने टॉपिक के नाम लिखे हैं, जो मैंने असाइनमेंट्स में टॉपिक इंक्लूड करे हैं, ये मैंने हमारी एजुकेशन सोसाइटी की जो बुक लगी है उसी में से मैंने लिखे हैं। उसके बाद जो भी मैंने वेबसाइट्स यूज़ किए, जैसे मेजर सोशल प्रॉब्लम्स मैंने ये वाली साइट से लिखा था, तो वो मैंने मेंशन किया है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मैंने बायजूस और विकिपीडिया से लिखा था। ओवर पॉपुलेशन मैंने यहाँ से लिखा था, स्लाइड से। आप जितने ज़्यादा ढूंढोगे, जितना ज़्यादा सर्च करोगे, आपका असाइनमेंट उतना अच्छा होगा। ये था मेरा एजुकेशनल सोसाइटी का असाइनमेंट ऑन सोशल चैलेंजेस इन आवर सोसाइटी। उम्मीद है आपको मेरा असाइनमेंट और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट फ्यूचर में जितनी भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं आप उन्हें देख पाएँ। सो थैंक यू गाइज।